Hi friends, you are very most welcome on यूनिट स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट ज़रा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल सभी के लिए फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है यहाँ आपका। देखो, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो नेट जार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है डायरेक्टली, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप केवल एक काम कर सकते हो, यदि ईमानदारी दिखाते हो क्वेश्चन आंसर को छुपा लो और बाकी अपनी हैसियत पर आते हो तो फिर जैसा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा 393 नंबर का क्वेश्चन है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इन्वायरमेंट की PDF है, 39वां वीडियो था हमारा, जिसका 9वां चैप्टर का, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, चौथे चैप्टर के ऊपर। ठीक है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे तो वो थे लिंडमान की एक रेमंड लिंडमैन नाम की, लिंडमैन कौन है, रेमंड लिंडमैन नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने 1942 में दशांश या 10% का नियम प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का 10% क्षय होता है, मतलब अगले स्तर तक ऊर्जा का 10% ही भाग पहुंच पाता है। कि एक रेमंड लिंडमैन नाम के विद्वान थे, उन्होंने 1942 में एक 10% का नियम या दशांश के नियम का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का 10% भाग ही पहुंच पाता है। जैसे जब हम प्राथमिक स्तर से द्वितीयक स्तर में जाएंगे, द्वितीयक से तृतीय स्तर में जाएंगे, तो क्या होता है कि जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उसमें क्या होता है, केवल 10% भाग ही ट्रांसफर हो पाता है ऊर्जा का, बाकी 90% भाग पहले खत्म हो चुका होता है। जैसे घास को बकरी खाई, बकरी को शेर खाया। अब जब शेर बकरी को खाएगा तो केवल ऊर्जा का 10% भाग ही शेर में पहुंच पाएगा, और जब बकरी घास को खाएगी तो घास का 10% भाग बकरी तक पहुंच पाएगा, और जब बकरी को शेर खाएगा तो बकरी का 10% भाग किसका, ऊर्जा का। पूरी बॉडी की नहीं बात करें हम, घास को जब बकरी खाएगी तो घास की ऊर्जा का 10% भाग बकरी तक पहुंचेगा, और जब बकरी को शेर खाएगा तो बकरी की ऊर्जा का 10% शेर तक पहुंचेगा। और जब हम शेर को हम खाएंगे, सपोज दैट आज हम शेर को खा रहे हैं, तो शेर की ऊर्जा का 10% हमारे तक पहुंच पाएगा। ये ध्यान रखना। यदि 100% पूछे इस तरीके से तो आज लोग शेरों को खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि शेर बहुत पावरफुल होता है, और यदि पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो तो शेर को खा के बहुत पावरफुल बन जाए। फिर हम धाड़ें इस तरीके से, धाड़ वैसे सही नहीं थी, भैंस की तरह थी। 394 क्वेश्चन था कि हॉट स्पॉट स्थल है। मैं ये जब इन्वायरमेंट डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था वहाँ बहुत शानदार तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि हॉट स्पॉट स्थल क्या होते हैं। भाई लोगों, हॉट स्पॉट स्थल जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न स्थल है, जैव विविधता से भेन स्थल है, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 394 क्वेश्चन में। आपको इसका सही आंसर बताने की कोशिश करना है। वैसे सही बता दो तो बहुत अच्छी होगी, आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन आप कोशिश करोगे तो भी मैं आपकी मेहरबानी समझूंगा। तो आप कोशिश करके कैसे भी इसका थोड़ा सा सही आंसर बता दो। तो देखो भाई लोगों,
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि जो हॉट स्पॉट होते हैं वो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जैव विविधता की दृष्टि से। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, वहाँ पर विलुप्त की कगारी पर पहुँचने वाले दुर्लभ प्रजातियों की अधिकता होती है। कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है और वहाँ पर विलुप्ति की कगार पर पहुँचने वाले दुर्लभ प्रजातियों की अधिकता होती है, उसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा का 1981 में नॉर्मन न्यूमर्स ने प्रस्तुत की थी। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा थी वो 1981 में किसने दी थी? नॉर्मन न्यूमर्स ने। कब दी थी? 1981 में। देखो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इन क्वेश्चनों को यदि कोई लिख रहा हो तो प्लीज़ कॉपी को पेन के अंदर रखिए, साइड में रख दो और इन क्वेश्चनों को आप अब भी याद करने की कोशिश करो। चाहे अब इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आप यहीं अब भी याद करके और काम खत्म करो। आप ऐसे मत करो कि यार इसको मैं बाद में याद कर लूँगा, नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि आपका 2 बार टाइम खराब होगा। पहला तो अब लिखोगे रोक रोक की, फिर उनको याद करोगे। और हम जैसे सभी इंसानों की एक आदत होती है, अब हम क्या करेंगे, इनको नोट्स में लिखेंगे सजा के, बिल्कुल कलरफुल पेनों का यूज करके। क्वेश्चन को रेड कलर से लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जो सॉल्यूशन है उसको भी आप बहुत स्टाइल से लिखोगे। ऐसा नहीं करना है, हमें इनको यहीं पर याद करना है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी रहती है जब हम नोट्स बना लेते हैं तो हम अभी याद नहीं करेंगे उनको, हम सोचेंगे कि इनको हम एग्ज़ाम के टाइम में याद करेंगे जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा। फिर अब हम पढ़ नहीं रहे, फिर जब एग्ज़ाम पास में आएगा टेंशन हो जाएगा, बहुत सारा लोड हो जाएगा, बहुत सारा सिलेबस बच जाएगा, फिर हम इन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे। फिर हम पेपर दे के आएंगे, फिर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप दुख पाओ, ओ तेरी यार मैं उस टाइम भूल गया यार, इनको पढ़ लेता हूँ तो आज बात खत्म होता है, बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर रिजल्ट फेल, फिर आप क्या सोचोगे, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था, उनको लिखना नहीं चाहिए था। तो उस गलती को क्यों रिपीट कर रहे हो यार? इसको यहीं याद करके यहीं काम खत्म करो। लिखने का काम साइड में हटाओ कि हमें लिखना नहीं है। आपके पास 2 महीने हैं, JRF हो जाएगा, आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। यदि इनकी PDF लेनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, मेरे से PDF ले लो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470 और PDF ले लो इनकी। टाइम हो सके जितना टाइम बचाओ और PDF को पढ़ लो। फिर एक बार यहाँ अच्छी तरीके से याद करो, फिर आपको ज़रूरत पड़े PDF ले लो रिवीजन करने के लिए और फिर PDF में इनको अच्छी तरीके से याद करो। एग्ज़ाम पास हो जाएगा तब आपको 25 लाख रुपए तो JRF से मिलेंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपको कहीं कॉलेज में अब 20,000 देंगे, डायरेक्ट 25-30 हज़ार रुपये हो जाएंगे। कोचिंग में 700-800 रुपये पर हाउस दे देंगे। कितने बेनिफिट है आपके पास? केवल इन 2 महीने की प्रिपरेशन से 1 करोड़ से अधिक रुपए आ जाएंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपए। तो आप अच्छी तरीके से 20 सीरियस होकर मेहनत करो, 2 महीने लिखने का काम खत्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत याद करने की कोशिश करो। PDF ले लो मेरे से, मैं PDF दे दूँगा। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, उसको ज्वाइन करो। वहाँ से आप रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन लो, हर हाल में सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। देखो, टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 35 हैं। भारत में 4 है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में टोटल हॉटस्पॉट 4, विश्व में टोटल 35। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व वाला हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट।
इन तीनों को अच्छी तरीके से रट लो कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र, भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व वाला हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। और ध्यान रख लो, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद करो, वीडियो कंप्लीट होता है मैं आपके रिवीजन करूँगा, आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँगा, यहाँ से आप उन सभी क्वेश्चनों का आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 395वां क्वेश्चन है कि इंडो सल्फोन क्या है? इंडो सल्फोन, जिसकी चर्चा आजकल समाचारों में है, क्या है? इंडो सल्फोन क्या है? एक कीटनाशी है, एक उर्वरक है, एक सल्फर औषधि है, एक प्रतिजैविक है। इन चारों में से बताओ भाई कि एंडोसल्फोन क्या है। तो भाई लोगों, एंडोसल्फोन क्या है बताने की कोशिश करो, थोड़ी सी मेहरबानी करो, मैं तो बताऊंगा ये आपको। तो देखो, जो एंडोसल्फोन है वो एक क्या है? एक कीटनाशक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि एंडोसल्फोन एक कीटनाशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 396। कौन सा क्वेश्चन है? 396 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वतंत्रता अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए उपक्रमों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है निर्मल भारत अभियान योजना, दूसरा है DRDO द्वारा जैव संपाचित्र या बायोडाइजेक्टर प्रौद्योगिकी पर विकसित जैव प्रसाधन के उपयोग को प्रोत्साहन देना। और तीसरा कथन है प्रत्येक घर के लिए सॉरी यहाँ पर ग्रह नहीं है, घर है, प्रत्येक घर के लिए शौचालय निर्माण को आवश्यक बनाना, प्रत्येक घर के लिए। और यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके पास जो आपको बिल्कुल अपनी खुद की आंखों से दिख रहे होंगे। तो अब इसका सही आंसर बता दो आप अपने खुद के दिमाग से सोच कर। तो भाई लोगों, इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ आपको कि जो 396वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये तीनों की तीनों बात बिल्कुल सही है। ये जो तीनों बातें हैं ना, ये तीनों की तीनों सही हैं। किससे संबंधित? पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई। 397वां क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा है मीथेन। और आपको ये टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। एक बार थोड़ी सी मेहरबानी कर लो और इसका सही आंसर बताओ। तो देखो भाई लोगों, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 397वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, 2, 3, 4। देखो, मैं बिल्कुल इसी तरीके से डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ा रखा हूँ, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से देखें। यदि आपने मेरा डेस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देखो, AQI इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका जो अनुरक्षण है वो किया जाता है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। इसका जो कार्यान्वयन है वो किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। इस सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है PM10, दूसरा है PM2.5,
तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, यहाँ पर डाई लगाओ, क्या है, डाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद है ओजोन, अमोनिया और सीसा। ये टोटल 8 प्रदूषक हैं जिनको AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 298, 398वां क्वेश्चन है। वो एक प्यारा सा क्वेश्चन है। तीन सौ 398वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा CFC के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, यह प्रसिद्धकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कि निम्नलिखित में से कौन सा CFC के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है यह प्रसिद्धकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तीसरा है यह समता मंडल में ओजोन घटाने के उत्तरदायी है। और चौथा है यह निचले वायुमंडल में एक्रियशील है। अब भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों, जो क्वेश्चन नंबर 8वां है उसका सही आंसर है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखो ऊपर से थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो चाहे आपको CFC के बारे में नहीं पता हो तो भी आप सही कर दोगे। ठीक है, तो भाई लोगों इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी, कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। जो CFC गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत अधिक योगदान देती है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके जो उत्सर्जन के स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो जो CFC गैस है उसके उत्सर्जन के स्रोत हैं प्रशीतक है और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, प्रशीतक और रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा CFC11 एक शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायन है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट तरीके से पूछने के लिए जो CFC गैस को जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे CFC11 है, CFC9 है, CFC2 है, CFC5 है, तो इस तरीके से पूछ लेता है। वो क्वेश्चन बना लेता है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी CFC गैस पहुंचाती है। CFC11, CFC12, CFC9, CFC5, तो वो है CFC11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 399वां क्वेश्चन है, दिख रहा है बिल्कुल। तो भाई लोगों जो 399वां क्वेश्चन है ना वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्यों का सही समूह है। ऑप्शन ए है गोवा, नागालैंड, केरल। बी है गोवा, सिक्किम, बिहार। सी है गोवा, बिहार, महाराष्ट्र। और डी है गोवा, यूपी और केरल। अब यहाँ बता दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में है, फिर सिक्किम में है और फिर बिहार में। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे कम राष्ट्रीय uद्यान है, जिसमें सबसे कम गोवा में है, फिर सिक्किम में है और फिर बिहार में। राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या और राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले राज्य। पहला है मध्य प्रदेश, जहाँ पर टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है अंडमान निकोबार, जहाँ पर भी टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कि राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या और राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है।
मध्य प्रदेश जहाँ पर टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार जहाँ पर भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है और अंडमान निकोबार का सेकंड स्थान है। ये ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है और अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो कि है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय अंडमान जो कि अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 400वां है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित है, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो भाई जो इको मार्क है वो कौन से भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो जो 400वां क्वेश्चन है ना उसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो 400वां क्वेश्चन का सही आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 401वां क्वेश्चन है ये ध्यान रखना और इसको हम पढ़ के बता देते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन रखने का लक्ष्य है, कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन रखने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए है चौथाई, बी है आधा, सी है पांचवा और डी है 1/3 का मतलब तिहाई हिस्सा। तो इसका सही आंसर बताओ। तो भाई लोगों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधे प्रतिशत में, आधा भाग में मतलब 50% में वन रखने का लक्ष्य था। कितने प्रतिशत में, 50% में, आधे भाग में। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई कब, 1952 में। और पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई, 1894 में, जिसका उद्देश्य क्या था, समाज कल्याण को बढ़ावा देना। क्या था, समाज कल्याण को बढ़ावा देना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जो है 402। कौन सा क्वेश्चन है, 402 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देख लो एक बार 402 क्वेश्चन पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, इन दोनों लिस्टों का आपस में मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट में वातावरण, जैव वातावरण, आर्द्रता वातावरण और लिथोस्फीयर दिया हुआ है। दूसरी साइड निष्क्रिय गैस, लवण, ताजा पानी, बर्फ, स्वाभाविक पदार्थ, इसके लाट्रेन पदार्थ और लाइट लीकेज ये दिए हुए हैं। और इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पर हमें इसको मिलाना है। तो इसका सही आंसर बताओ, साइड में आप मिला लो पेज में। ठीक है, मिलाना है आपको, क्या करना है, मिलाना है। मैं मिला देता हूँ। देखो वातावरण में क्या होता है, वातावरण में क्या होती है,
निष्क्रिय गैस। जैव वातावरण में क्या है? संभाव्य पदार्थ और इसके लाट्रेन। आर्द्रता वातावरण में क्या है? लवण, ताजा पानी और बर्फ, मतलब आर्द्रता है। और लिथोस्फीयर में क्या है? लाइट सिलिकेट्स है। ये मिलान था इसका। और इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये है पीडीएफ लेने के नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के नंबर। अब हम आपका रिवीजन करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 5 से 10 क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से जल्दी, और आप उनमें कितने क्वेश्चनों का आंसर देते हो मेरे को बताना। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछते आपको वीडियो को रोकना है। क्या करना है? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछते वीडियो को रोकते तुरंत सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो। और यदि आपको क्वेश्चन आता है तो मैंने क्वेश्चन बोला तुरंत आंसर दो, ठीक है। AQI का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद कौन से वर्ष में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी? तो वो था 1952। हेमिस नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? हेमिस नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क की एक विशेषता बताओ कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? अंडमान निकोबार में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क का नाम क्या है? दक्षिण द्वीपपटन राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मंडलों का क्षेत्रफल सर्वाधिक कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अंडमान निकोबार। हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन न्यूमैन ने। कब किया था? 1981 में। रेमंड लिंडमैन नामक विद्वान का किससे संबंध था? रेमंड लिंडमैन नामक विद्वान का किससे संबंधित था? आंसर पारिस्थितिकी विज्ञान से। किससे? पारिस्थितिकी से, इकोसिस्टम से। उन्होंने कौन सा नियम दिया था? दशांश का नियम, 10% का नियम। कब दिया था? 1942 में। विश्व में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं? 35। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC या फिर CFC 11। जब 4 अलग अलग गैसों का नाम हो, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन राइट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इफ द ऑप्शन हैव CFC 11, CFC 9, CFC 2, CFC 5, देन राइट आंसर इज CFC 11। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया इस PDF का।
फिर मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरे लेटेस्ट और शानदार से वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक्स, बाय। और यदि चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छा आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप प्लीज़ PDF मेरे से खुद से अपने नंबर पर कांटेक्ट करके और PDF ले लो। अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तरीके से मैं बोलूँ स्कोरिंग व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, बाय।